गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है, मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको सारे टॉपिक्स जो है आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अभी इस समय हम कवर कर रहे हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम कवर कर चुके हैं। इसके टोटल 5 चैप्टर हैं और 33 सेक्शंस हैं। आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 बताने वाली हूँ, जिसमें सेक्शन 15 से लेकर के 28 तक की बात करेंगे। चैप्टर 3 सेक्शन 15 से लेकर के 28 तक का हर चैप्टर का एक टाइटल होता है, राइट। तो आज के चैप्टर का जो टाइटल है वो टाइटल है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियंस, कि ट्रेड यूनियंस की लायबिलिटीज क्या होती हैं और उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो जरा हर सेक्शन में क्या प्रोविजन है, क्या बात कही गई है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को, राइट। सेक्शन नंबर 15 बात करता है ऑब्जेक्ट ऑन विच फंड्स मे बी स्पेंट। वो ऑब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए ट्रेड यूनियन के पास में जिनके ऊपर वो अपना इकट्ठा किया हुआ पैसा खर्च करेगी। यानी ट्रेड यूनियन के पास में जो 2 तरह के फंड्स होते हैं, जनरल फंड्स और स्पेसिफिक फंड्स, तो उन फंड्स को वो कैसे खर्च करेगी, स्पेंड कैसे करेगी, उसके ऑब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। और ये भी चीज क्लियर कह दी गई है इस सेक्शन में। 15 सेक्शन जो चैप्टर 3 का पहला सेक्शन है उसमें ये चीज क्लियर कह दी गई है कि कोई भी फंड किसी भी उस पर्पस के लिए नहीं खर्च किया जाएगा जो ये पर्पस इस सेक्शन 15 में कवर नहीं किए गए हों। यानी आपको जो पैसा खर्च करना है केवल उन्हीं पर्पस पे खर्च करेंगे जो इस सेक्शन 15 में कोट किए गए हैं। अब ऐसा कौन कौन सा पर्पस कोट किया गया है, जरा बात करते हैं। कहता है एक पर्पस तो होना चाहिए, या तो आप सैलरी पे कर रहे हो, अलाउंस पे कर रहे हो, या ट्रेड यूनियन के कोई एक्सपेंसेस हुए हो उनको पे कर रहे हो, तो ये पर्पस ठीक है। नंबर 2 कहता है अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो ट्रेड यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें ऑडिट ऑफ अकाउंट्स भी हो सकता है या जनरल फंड्स जो इसके होते हैं उनसे इसका जो खर्चा पानी हो रहा है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है, तो ये फंड यूज किया जा सकता है। नंबर 3 कहते हैं कि उस प्रिकॉशन या उस डिफेंस के लिए जो कि लीगल प्रोसीडिंग के लिए यूज होता है। यानी ट्रेड यूनियन का कहीं कोई केस चल रहा है और उसकी लीगल प्रोसीडिंग के लिए जो भी कोई खर्चा पानी या प्रोसिक्यूशन के लिए वकील को जो खर्चा दिया जाता है, उसकी डिफेंस के लिए जो भी दिया जाएगा वो भी इस फंड से खर्च किया जा सकता है, राइट। आगे की बात नंबर 4 पे कहता है कोई भी ऐसा जो ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह हुआ हो ट्रेड यूनियन के बिहाफ पे, अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट को उसका कंडक्ट करने के लिए कोई खर्चा वगैरह हुआ उस मेंबर का, तो वो फंड से उसका खर्चा लिया जा सकता है। नंबर 5 जो इसका पर्पस है वो कहता है कंपनसेशन ऑफ मेंबर्स फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। अगर कोई व्यापारिक झगड़ा हुआ है और उस झगड़े की वजह से किसी मेंबर को कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई भी इस फंड से की जा सकती है। इसके अलावा कहता है किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई ओल्ड एज हो जाए, कोई सिकनेस हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, या अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ भी हो जाए किसी भी मेंबर का जो कि ट्रेड यूनियन का मेंबर है, ऐसा अगर कोई भी घटना घटित हो जाती है तो उस मेंबर को या उस मेंबर के घर वालों को जो उसके डिपेंडेंट है उनको अगर कोई अलाउंस या कोई भत्ता दिया जाता है वो भी इस फंड से खर्चा किया जा सकता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि कोई भी लायबिलिटी का अंडरटेकिंग किया गया हो, जिम्मेदारी ली गई हो, कोई एश्योरेंस दिया गया हो जो कि व्यक्ति जिंदा है उनके लिए, या कोई पॉलिसी वगैरह किसी बीमार व्यक्ति के लिए, एक्सीडेंट या अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति के लिए कोई पॉलिसी वगैरह है उसके लिए कोई खर्चा किया जाएगा तो वो भी इस फंड से लिया जा सकता है। इसके अलावा कहता है ऐसा कोई प्रोविजन जो कि एजुकेशनल, सोशल या रिलीजियस बेनिफिट देता हो उस मेंबर को जो कि ट्रेड यूनियन का है, उसके लिए भी जो खर्चा किया जाएगा, या उसके घर वालों के जो उस पर आश्रित हैं, डिपेंडेंट लोग हैं, उनके लिए भी कोई एजुकेशनल या सोशल या रिलीजियस रिलीफ वगैरह देने के लिए जो खर्चा किया जाएगा वो भी उस फंड से खर्चा किया जा सकता है। यानी सेक्शन 15 में वो पर्पस बताए गए हैं कि एक ट्रेड यूनियन के जो जनरल फंड्स होते हैं उस पैसे को आप कैसे खर्च करोगे। अब कैसे खर्च करोगे, केवल उन्हीं पर्पस पे आप खर्च कर सकते हो जो सेक्शन 15 में कोड किए गए हैं। तो ये सारे मैंने सेक्शंस आपको समझा दिए हैं, प्रोविजंस बता दिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं।
अब आगे की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 16 जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अगर कोई पॉलिटिकल पर्पस है, राजनीतिक पर्पस है, तो उसके लिए एक अलग से फंड बनाया जाना चाहिए, ऐसा सेक्शन 16 कहता है। वो जनरल पर्पस के लिए बनाया गया जो जनरल फंड है वो इसमें नहीं यूज होगा, और इसके लिए कहा जाता है इसमें भी ये पॉलिटिकल फंड के लिए बनाया, पॉलिटिकल पर्पस के लिए बनाया गया ये जो फंड है, स्पेशल फंड, उसको भी आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही खर्च करेंगे। और उसमें ये कह दिया है अगर चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली अगर कोई कैंडिडेट किसी इलेक्शन में खड़ा होता है, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में कॉन्स्टिट्यूट होता है और उसमें खड़ा होता है, उसके लिए कोई खर्चा कर रहा है तो वो खर्चा पॉलिटिकल फंड से लिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई मीटिंग बुलाई जाती है, कोई रेजोल्यूशन किया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट का आगे प्रोसीडिंग वगैरह होती है, तो वो ऐसा खर्चा इस पॉलिटिकल फंड से ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति का जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी का मेंबर है उसके लिए अगर कोई भी मेंटेनेंस करने के लिए कोई खर्चा पानी होता है वो यहाँ से लिया जा सकता है। अगर इलेक्टर्स जो है उनका रजिस्ट्रेशन करना या कैंडिडेट का सिलेक्शन करना, इस सब के संबंधित कोई खर्चा हो रहा है वो भी पॉलिटिकल फंड से लिया जा सकता है। या पॉलिटिकल मीटिंग को बुलाना या उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उस लिटरेचर का जो आपने कोई भी बैनर है, कोई भी लीफलेट्स वगैरह हैं, पैम्पलेट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो सारा खर्चा भी पॉलिटिकल फंड से लिया जा सकता है। ये तो हो गई बात सेक्शन 16 की। अब आते हैं सेक्शन 17 कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर किसी ट्रेड डिस्प्यूट में कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, यानी आपराधिक षड्यंत्र वगैरह कोई होता है, तो इसके लिए सेक्शन 17 बोलता है। इसके लिए कहता है इस सेक्शन के तहत वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। इंडियन पीनल कोड की जो सेक्शन 45 है, 1860 का जो इंडियन पीनल कोड है उसका जो सेक्शन 45 है उसके तहत वो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और इसमें सेक्शन 15 में भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कोई भी ऑफेंस अगर किया जाता है तो उसके लिए जो एग्रीमेंट किया जाएगा वो इसमें मेंशन होना चाहिए। अगर वो इससे विपरीत है तो वो चीजें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस मानी जाती हैं। ठीक है। अब सेक्शन 18 कहता है इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस। किन्हीं विशेष स्थितियों में या किन्हीं विशेष केसेस के मामले में ये कहा गया है कि उसे बचाव दिया गया है सिविल सूट्स का, यानी कोई भी सिविल सूट नहीं फाइल किया जाएगा। अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो उसका सिविल सूट नहीं फाइल होगा जब तक कि कोई उसका कंक्लेमेशन ना हो या कोई ट्रेड डिस्प्यूट जिसमें कि ट्रेड यूनियन का जो कोई मेंबर है वो डायरेक्टली उसमें इंड्यूस ना हो, या कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का है वो कोई तोड़ ना दे। इस तरह की कोई चीजें हो जाएंगी जो कि लेबर के बिल के अगेंस्ट में जाएंगी। उन सब चीजों का इसमें सिविल सूट का एक प्रतिरक्षा दी गई है, प्रिविलेज दी गई है उन ट्रेड यूनियंस को जो रजिस्टर्ड होंगी। राइट। उसके अलावा ये कहता है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन उस चीज के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगी जो कि सिविल सूट के संबंधित जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी उसका जो खर्चा पानी होगा उसको वो देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये उसको सुरक्षा दी गई है। राइट। इसके अलावा अब सेक्शन नंबर 19 कहता है एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, यानी जो समझौते किए गए हैं उनको लागू करना, उनको प्रवर्तित करना। तो ये कहता है कि जब तक कि कोई लॉ, जिस समय जो लॉ चल रहा है उसके हिसाब से जो भी कोई एग्रीमेंट वगैरह होगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा, वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को पता होना चाहिए और वो तब तक वाइड या वाइडेबल नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका ऑब्जेक्ट समझ में ना आ जाए, क्लियर ना आ जाए, और या फिर वो व्यापार के विरोध में ही ना हो, व्यापार करने के विरोध में। आपको मालूम होगा हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ते हैं तो रेस्ट्रेंट टू ट्रेड, अगर इस तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट्स जो होते हैं, उसको हमारे लॉ ने अलाउ नहीं किया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप साइन नहीं कर सकते, उनको एनफोर्सेबिलिटी नहीं की जा सकती। तो किन किन एग्रीमेंट्स को एनफोर्स किया जा सकता है वो सारी चीजें बता दी गई हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसकी कंडीशन ट्रेड यूनियन के हितों के खिलाफ हो जाती हो, ऐसे भी एग्रीमेंट्स को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सेक्शन 20 कहता है राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन है उसकी बुक्स को इंस्पेक्ट करने का भी राइट होता है, और ऐसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस जो होंगी जिनमें मेंबर्स की लिस्ट वगैरह होती है उनको इंस्पेक्ट करना, जो ऑफिस बेयरर होता है वो उसको चेक कर सकता है, टाइम टाइम पे वो बुला सकता है, इसमें कोई रूल में बदलाव करना हो तो वो कर सकता है। ये सारे राइट्स की बात करता है सेक्शन 20 और 21 में कहा गया है कि अगर कोई माइनर है वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बनता है तो उसके क्या राइट्स रहेंगे उसकी बात करता है। तो ये कहता है अगर कोई व्यक्ति
15 साल का तो हो गया है लेकिन 18 साल का नहीं हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। तो ऐसे में उसके पास क्या राइट्स रहेंगे, तो ये कहा गया है इन बातों के संबंध में सेक्शन 21 बोलता है, और उसने ये कहा है कोई भी ऐसा राइट उस मेंबर का मिल सकता है जो कि उसके हितों की रक्षा करता हो और ट्रेड यूनियन के हितों के खिलाफ ना हो। ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए, राइट। अब आगे की बात, ऐसे ही सेक्शन 21 जो है उसका एक ए पोर्शन भी है, उसको कहा गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेयरर ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर कोई ट्रेड यूनियन का ऑफिस बेयरर है तो उसकी कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन होगी कि एक तो अगर 18 साल से वो अगर छोटा है तो ऐसा व्यक्ति ऑफिस बेयरर नहीं बन सकता, और अगर उसने कोई भी अपराध किया है और कोर्ट ने उसको कोई सजा दे दी गई है तो ऐसा व्यक्ति भी कोई भी ट्रेड यूनियन का ऑफिस बेयरर नहीं हो सकता है। इस बारे में वो चीज क्लियर बता दी गई है। आगे बात करते हैं, सेक्शन 22 कहता है प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बेयरर, उसका क्या हिस्सा रहेगा जो ऑफिस बेयरर होगा। तो इसके लिए कहा गया है नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फर्म शेल बी पर्सन एक्चुअली एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री विद विच द ट्रेड यूनियन इज कनेक्टेड। ये कहते हैं जिस भी ट्रेड यूनियन से कनेक्टेड है, जो इंडस्ट्री का यूनियन के साथ में कनेक्शन है, उसमें आधे 1/2 से ज्यादा, नॉट लेस देन, उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति ऑफिस बेयरर का काम कर सकता है। और उसको ये प्रपोर्शन दिया गया है कि उसे स्पेशल या जनरल ऑर्डर के तहत वो डिक्लेयर करता है कि वो किसी और ट्रेड यूनियन में अप्लाई नहीं करेगा अगर वो कहीं बाहर किसी ट्रेड यूनियन में उसका मेंबर बनता है तो वो आधे से ज्यादा में नहीं हो सकता। जितने मेंबर हैं उस इंडस्ट्री में उसके आधे से ज्यादा में कहीं भी वो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता। ये उसके प्रपोर्शन की बात कह दी गई है। आगे बात करते हैं, सेक्शन 23 में नेम के चेंज की बात करता है। अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अपने नाम का बदलाव करना चाहती है तो उसमें 2/3 से लोगों की कंसेंट आनी चाहिए, राइटिंग में आनी चाहिए, और 2/3 से कम अगर सहमति आती है तो ऐसे में उसका नेम नहीं चेंज किया जा सकता। और नेम चेंज करने के रूल्स सेक्शन नंबर 25 में दिए गए हैं, ठीक है। तो अब नंबर 24 क्या कहता है, अगर ट्रेड यूनियन का अमालगमेशन हो, अमालगमेशन का मतलब है कि नहीं दो ट्रेड यूनियन को मर्ज कर दिया जाए, तो अगर अमालगमेशन होता है तो इसमें भी एक परिस्थिति हो सकती है कि डिसोल्यूशन किया जाएगा और तब अमालगमेशन होगा, या विदाउट डिसोल्यूशन अमालगमेशन होगा, यानी फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें भी ये कहता है कम से कम 1/2 जो मेंबर हैं, आधे लोग जो हैं उनकी सहमति होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के यूं मान लो कि कम से कम 60% वोट ऐसा आना चाहिए कि अमालगमेट किया जाए, तब कहीं जाकर के इस प्रपोजल पे काम होता है। ऐसा सेक्शन 24 ने क्लियर कह दिया है। आगे बात करते हैं सेक्शन 25 की, जो कि नेम के चेंज के बारे में या अमालगमेशन के बारे में क्लियर बताती है, और इसके लिए बकायदा राइटिंग में नोटिस निकलना चाहिए, सब व्यक्तियों को अपनी राय देने का, उस पर साइन करने का अधिकार मिलता है। और उसमें ये देखा जाता है अगर किसी ने अपने वीटो अधिकार का भी इस्तेमाल किया होगा तो उसको भी कंसीडर किया जाता है, यानी ना करने का अधिकार भी लोग अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी नाम प्रपोज किया जा रहा है उसके ऊपर लोगों की क्या सहमति है वो देखा जाता है। जो भी सेक्शंस इसकी बात कहते हैं, प्रोविजंस कहते हैं, उनको कंसीडर किया जाता है, तब कहीं जाकर के चाहे नाम में बदलाव हो या अमालगमेशन किया जाना हो तब वो फॉलो किया जाता है। सेक्शन नंबर 26 कहता है अगर नाम में बदलाव होता है या अमालगमेशन होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं। अगर उसके इफेक्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो जो पुराने नाम होंगे वो अब इफेक्ट में नहीं रहेंगे और नए नाम से वो जानी जाएगी जब तक कि रजिस्ट्रार उस पर सहमति ना दे दे। उसके अलावा जो आगे की लीगल प्रोसीडिंग वगैरह होंगी वो सब नए नाम से की जाएंगी, पुराने नाम से नहीं की जाएंगी। और कभी भी एक ट्रेड यूनियन कभी भी दो नामों से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। एक ट्रेड यूनियन एक ही नाम से रजिस्टर्ड होती है, तो अगर वो नया नाम रखती है तो पुराने वाला नाम हटेगा। और ऐसा ही अमालगमेशन में होता है, अगर अमालगमेट हुई है तो पुराने वाली ट्रेड यूनियन का अस्तित्व खत्म होगा और अब नए वाली ट्रेड यूनियन का अस्तित्व में आई मानी जाएगी। अब आते हैं 27 वाले सेक्शन पे, वो बात करता है डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन का मतलब है विघटन करना। तो कोई भी ट्रेड यूनियन कोई जो कि रजिस्टर्ड है वो जब डिसॉल्व होती है तो उसका बकायदा डिसोल्यूशन का एक नोटिस निकाला जाता है जिसमें कम से कम 7 लोगों के और उस सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए, और ये 14 दिन के
अंदर अंदर ऐसा नोटिस आ जाना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। फिर रजिस्ट्रार उससे जब सेटिस्फाई हो जाता है तब वो कहता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब वो उसके डेट देता है कि यहाँ इस तारीख से इस संघ का जो श्रम संघ है उसका विघटन माना जाएगा। ठीक है, तो वो जो डेट मेंशन रजिस्ट्रार ने कर दी है उस डेट से ये मान लिया जाएगा कि अब ये ट्रेड यूनियन अस्तित्व में नहीं है, ये विघटित हो गई है। इसका बकायदा प्रोसेस होता है और वो फॉलो किया जाता है, राइट। अब लास्ट आ जाता है 28 सेक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 3 का लास्ट सेक्शन है। वो ये कहता है रिटर्न्स की बात करता है, यानी कोई भी चीज जो रजिस्ट्रार के पास में भेजी जाती है वो उसे वापस भी भेजनी होती है। और इसके लिए ये कहा जाता है कोई भी रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, जो भी ट्रेड यूनियन की तरफ से रजिस्ट्रार को भेजा जाता है वो वापस से उसको भेजा जाता है, उस यूनियन की तरफ भेजा जाता है रजिस्ट्रार की तरफ से। और इसके लिए ये कहता है कि जो भी नियम कायदे होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, और कोई भी ऑल्ट्रेशन अगर किया जाता है तो 15 दिन के अंदर अंदर किया जाता है और इसको रजिस्ट्रार को सूचना दे दी जाती है। इस तरीके से करके बहुत सारी ऐसी बातें जो राइट्स और लायबिलिटीज की हैं, ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी की कह लो, ट्रेड यूनियन के मेंबर की कह लो, या रजिस्ट्रार की कह लो, या रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की कह लो, उसके राइट्स की बात कर लो, वो सारी चीजें चैप्टर नंबर 3 में कवर की गई है। इसमें सेक्शन नंबर 15 से लेकर के हमने 28 तक की बात कर ली है। आगे चैप्टर नंबर 4 और 5 में आपको आगे के वीडियोस में कवर करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया है तो अब कर दीजिए, साथ में वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर इंटेलिजेंट कमेंट्स। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।